हेलो एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस कि हम ये तो देख चुके हैं तो कि कोई तो चीज़ है जो क्या कर रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, जो उन कैरेक्टर्स को उस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर रही है, लेके जा रही है। लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल था क्या? हमने फैक्टर्स देख लिए, हमने जीन्स देख लिए, हमने क्रोमोसोम देख लिए, लेकिन बात वहीं तक तो नहीं लिमिट हो सकती थी। तो हम या वो साइंटिस्ट एक्चुअली ढूंढने चले कि वो जेनेटिक मटेरियल है क्या जो ये सब कुछ कॉज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि वो खोज, वो सर्च क्या करी, चालू करी। सबसे पहले तो अपन ने देखा था कि हमारा जो वॉटसन एंड क्रिक है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को सर्च करने वो क्या कर गए, निकल पड़े। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने तो क्या कर दिया, डबल हेलिक्स मॉडल भी देख लिया जिसके सेलिएंट फीचर्स भी हम पढ़ चुके। उसके बाद में फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, एक सेंट्रल डोग्मा का जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, सेंट्रल डोग्मा क्या किया, उन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, फ्रांसिस एंड क्रिक ने क्या किया, सेंट्रल डोग्मा को प्रपोज किया। अब सेंट्रल डोग्मा है क्या? ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या है, ये स्ट्रक्चर है, डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ये अभी अधूरा है, हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, और आरएनए से फिर फर्दर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में चीज़ों के लिए कोड करता है। ठीक है, कोड करता है मतलब वो प्रोटीन्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, आगे चीज़ों को बेसिकली बनाते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो डीएनए है, ठीक है, हमको तो पता ही है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उन लोगों ने क्या क्या थ्योरीज बनाई थी ये अपन देख रहे हैं। तो जो डीएनए है, ठीक है, अगर डीएनए से डीएनए बनता है, ओके, या आरएनए से आरएनए बनता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ये रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट या रेप्लिकेट का मतलब पहले क्या होता है, रेप्लिकेट किस वर्ड से निकला है, रेप्लिकेट किस वर्ड से निकला है, रेप्लिका। और रेप्लिका मतलब क्या होता है, रेप्लिका मतलब क्या होता है, कॉपी। ठीक है, रेप्लिकेशन जब डीएनए से, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है या एक आरएनए से दूसरा आरएनए बन रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। और रेप्लिकेशन वर्ड कहाँ से आया, रेप्लिका से आया, और रेप्लिका मतलब कॉपी, रेप्लिका मतलब उसकी कॉपी। ठीक है, तो डीएनए से जब डीएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रेप्लिकेशन कहा। ठीक है, जब डीएनए क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू दी एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ओके, तो डीएनए क्या करता है, एमआरएनए में जब कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और जब एमआरएनए कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोटीन्स तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये जो चीज है, अब जो चीज आपको दिख रही है यहां से यहां तक, ये क्या है, सेंट्रल डोग्मा। ओके, ये क्या है, सेंट्रल
डोग्मा है, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, इस चीज को प्रपोज किया कि जो डीएनए है वो अगर आपस में अपनी कॉपी बना रहा है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब एमआरएनए वापस प्रोटीन बनाता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या कहा, पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहा, ओके। इसके बाद अपन बात करेंगे जैसे कि अभी तो हमने क्या बात की कि डीएनए होता है, ऐसा होता है, वैसे होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी पैकेजिंग ऑफ दी डीएनए, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ दी डीएनए, ठीक है। अब अपन को ये चीज पता है कि डीएनए का जो बेस पेयर्स हैं, ठीक है, डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं वो कितने होते हैं, एक पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं और सब क्या करते हैं 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे से क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं, ओके। और दूसरी चीज ये कि जो एक डीएनए होता है, ठीक है, एक डीएनए के स्ट्रैंड की बात कर रही हूं मैं, एक डीएनए के स्ट्रैंड में कितने होते हैं, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स, ठीक है, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं किसमें, एक डीएनए के स्ट्रैंड में, ओके। और अपन अगर एक डीएनए की लेंथ निकालने चले, ठीक है, मतलब एक डबल हेलिक्स डीएनए होता है ना अपने स्ट्रक्चर में, तो अब ये क्या हो जाएगा 6.6, दो स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा 6.6 हो जाएगा, 3.3 है तो दो स्ट्रैंड का कितना हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई अपन कर देंगे किससे, इसके डिस्टेंस से जो नैनोमीटर में था, ठीक है, उससे अगर अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो अंदाजन जो डीएनए का जो लेंथ है वो अपना आता है करीबन 2.2 मीटर, ठीक है, 2.2 मीटर हमारा डीएनए का लेंथ आता है, ठीक है। तो अपन एक चीज सोचें कि अगर डीएनए इतना लंबा है, ठीक है, तो इतने से सेल में आता कैसे, अगर डीएनए मीटर्स में लंबा है तो इतने से सेल में कैसे आता है, तो उसका रीज़न क्या है, हमारी पैकेजिंग की वजह से। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी जो 11th में सेल चैप्टर है उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ये सब, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अब ये नया चैप्टर है और आपकी स्टैंडर्ड ही नया है, तो बाय चांस अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट ऑल ओवर अगेन। तो ये जो पैकेजिंग है डीएनए का, ओके, 2.2 मीटर डीएनए आ कैसे जाता है इतने से सेल में, तो इसका रीज़न है कि ये क्या होता है, डीएनए जो होता है, सबसे पहली बात क्या होता है, डीएनए जो होता है वो एक एसिडिक मटेरियल होता है, ठीक है, डीएनए जो होता है वो एसिडिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कुछ जो सेल्स होती है अपनी ह्यूमन सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, कुछ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन बेसिक प्रोटीन्स को अपन क्या कहते हैं, हिस्टोन्स, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, हिस्टोन्स कहते हैं। तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, इन बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर जाके क्या कर लेता है, बाइंड अप कर लेता है, कॉइल अप हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये डीएनए इतना सुपर कॉइल हो जाता है इन प्रोटीन्स के ऊपर कि ये जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए वो क्या करता है, इतने से सेल में भी आ जाता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, इतना तो हमको पता चल गया। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के बेसिकली 4 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के 4 सब यूनिट्स क्या करते हैं, खुद को
दो बार क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या मैं कहूं कि दो सब यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब दो H2A, दो H2B, दो H3 और दो H4 मिला के क्या करते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, हिस्टोन का ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर मतलब ऑक्टा मीन्स 8 और मर मीन्स यूनिट। ठीक है, तो 8 यूनिट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हिस्टोन के ये 4 सब यूनिट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद को एक एक बार रिपीट करते हैं। मतलब दो H2A, दो H2B, दो H3 और दो H4 मिला के क्या करते हैं, हिस्टोन का ऑक्टामर अपन इमेजिन कर सकते हैं ना 3D में, बाकी के 4 स्ट्रक्चर पीछे। तो ये क्या बनाते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, ये जो डीएनए है, ओके, जो डीएनए क्या होता है कि सपोज ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन ऑक्टामर है, ओके, और डीएनए क्या हो जाता है, इसके ऊपर कॉइल हो जाता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, इसके ऊपर कॉइल होके पैक हो जाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है अपन इसको इनिशियली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है, जो इसके ऊपर क्या हो रखा है, कॉइल अप हो रखा है। ठीक है, ये कॉइल अप स्ट्रक्चर्स को अपन ने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम बोल दिया। ठीक है, अब इसमें तो क्या होते हैं, मुश्किल से 200 बेस पेयर्स होते हैं। इस न्यूक्लियोसोम में क्या है, 200 बेस पेयर्स। ठीक है, अब ये जो 200 बेस पेयर का न्यूक्लियोसोम है, ये फर्दर जब कॉइल अप होता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, क्रोमेटिन बनाता है। ये तो बिल्कुल जो लूज स्ट्रक्चर है उसको अपन ने क्या कह दिया, न्यूक्लियोसोम बोल दिया। ठीक है, ये फर्दर जब क्या होता है, कॉइल अप होता है। ठीक है, ठीक है, फर्दर जब कॉइल अप होगा, मैं आपको बस समझाने की कोशिश करती हूँ, तब अपन उसको क्या कह देंगे, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को अपन क्या कह सकते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या लगता है, एक लंबे से तार जैसा कुछ लगता है और इसके ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी मोतियों की तरह क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा और कॉइल अप होके क्या बनता है, सॉरी, क्रोमेटिन बनता है। ठीक है, अब ये क्या रहता है कि इनिशियली इसी क्रोमेटिन स्टेज में रहता है, लेकिन फर्दर जाके सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होता है कि प्रोफेज नहीं, मेटाफेज पे जाके क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, जो मेटाफेज स्टेज है उस पे जाके क्या होता है, ये क्रोमेटिन जो होता है वो क्या हो जाता है, और ज़्यादा कॉइल हो जाता है, और ज़्यादा क्या होता है, कॉम्पैक्टली क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है एक दूसरे में। ठीक है, और ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होके क्या बनाता है, ये क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, फर्दर कॉइल अप होके ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हमारा जो डीएनए है वो क्या रहता है, हमारे सेल्स में कॉइल्ड अप रहता है। ये जो 2.2 मीटर जो लंबा डीएनए वो हमारे सेल्स में क्या रहता है, इतने छोटे से सेल में बिल्कुल सिमट के रहता है। ठीक है, फर्दर और लेवल पे क्या रहता है कि इसको और कॉइलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इसकी कौन हेल्प करता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, जिसमें इसको क्या पड़ती है, और प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिन है, ठीक है, ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ये क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो आ जाएगा यू क्रोमेटिन, और एक आ जाएगा हेटेरो क्रोमेटिन। ठीक है,
ये जो यू क्रोमेटिन है, ओके, ये जो यू क्रोमेटिन है वो क्या होता है, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होता है। ये जो यू क्रोमेटिन होता है वो लूजली, मतलब कंपैरेटिवली हेट्रोक्रोमेटिन के क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, और लाइट स्टेन्ड भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, और लाइट स्टेन्ड भी होता है। वेयर एज जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ठीक है, जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन है वो क्या होता है, मोर डेंसली पैक्ड होता है और क्या होता है, डार्क होता है। ये क्या होता है, मोर डेंसली पैक्ड होता है और क्या होता है, डार्क होता है, ठीक है। पैक्ड होता है और डार्क होता है। अब जो इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको जाननी चाहिए वो क्या है, स्टार लगा के इसको यहाँ लिखूंगी, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है। ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है। इनका रीज़न क्या है, सबसे पहले तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। U का मतलब जनरली क्या होता है, ठीक है, U मतलब अपन मान सकते हैं ट्रू क्रोमेटिन, ओके। तो ट्रू क्रोमेटिन क्या करेगा कि जो इसका काम है वो करेगा, और डीएनए का काम क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो बनना, ठीक है, ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, प्लस क्या करना कि जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, तभी तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, शो होंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसका काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करना। ट्रांसक्रिप्शन क्या था, हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो आरएनए में जब कन्वर्ट होता है अपन उसको क्या कहते थे, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है, कि ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग, ठीक है। जो यू क्रोमेटिन है वो थोड़ा लूजली पैक्ड होता है, इसलिए क्या होता है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये था डिफरेंस यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या हो जाएगा, सर्च फॉर दी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये तो था हमारा जेनेटिक मटेरियल, अब क्या है, सर्च फॉर दी जेनेटिक मटेरियल, ओके। इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ेंगे दैट इज दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, दैट इज दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ठीक है। ये किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन 1928, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने, ग्रिफिथ ने क्या देखा ये अपन लिख लेंगे, ओके। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इसमें ग्रिफिथ ने क्या देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रांसफॉर्म होते देखा, ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या था, एक बैक्टीरिया था, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो बैक्टीरिया लिया था, ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा लिया उन्होंने, न्यूमोनिया कॉज करने वाला, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, वो उन्होंने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था, ठीक है, उसके क्या थे, 2 स्ट्रेन्स थे। कुछ बैक्टीरियाज में क्या थे, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोड था, ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज में क्या था, वो कोड नहीं था। जिनमें ये कोड था उसको उन्होंने क्या कह दिया, स्मूथ स्ट्रेन्स, ठीक है, और जिनमें ये क्या था, कोड नहीं प्रेजेंट था, उसको उन्होंने क्या कह दिया, रफ स्ट्रेन्स कह दिया, ठीक है। ये अभी अपन लिख भी लेंगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी थे उसके क्या थे, 2 स्ट्रेन्स थे, 2 तरीके के थे, ठीक है। एक तो वो बैक्टीरियाज थे जिनके ऊपर क्या था, एक म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोट प्रेजेंट था,
ठीक है। तो उस म्यूकस कोट की वजह से जो कॉलोनीज बनी उनकी वो क्या थी, स्मूथ दिख रही थी, काफ़ी शाइनी और स्मूथ दिख रही थी, ठीक है। तो उस स्ट्रेन को या उस बैक्टीरिया के टाइप को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एस स्ट्रेन, ठीक है, स्मूथ के नाम पे। और जो दूसरे वाले बैक्टीरिया थे जो रफ कॉलोनीज बना रहे थे, जिसके ऊपर क्या थी, वो म्यूकस कोट नहीं था, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या कह दिया, आर स्ट्रेन नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आगे की कहानी अपन लिख के देखेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। दो कॉलोनीज, एक में क्या था, म्यूकस कोट था, उसको हमने कह दिया एस स्ट्रेन, म्यूकस कोट प्रेजेंट। एक पे क्या था, म्यूकस कोट एब्सेंट। इनको क्या कहा, आर स्ट्रेन। आर और एस किसके बेसिस पे नाम पड़ा, कि ये जो कॉलोनीज थी जो म्यूकस कोट से क्या थी, कवर्ड थी, तो उसको ये कौन सी कॉलोनीज बना रही थी, स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज, ठीक है। वेराज जो दूसरी वाली थी जो म्यूकस कोट जिसमें एब्सेंट था, उनकी जो कॉलोनीज बनी थी वो कैसी दिख रही थी, रफ दिख रही थी, इसलिए उसको नाम दे दिया आर स्ट्रेन, ठीक है। कॉलोनीज थी किसकी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया था, ठीक है, जब उन्होंने इसको एक माइस में इंजेक्ट किया, जब एस स्ट्रेन को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो द माइस डाइड, ओके। जब एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डाइड, ठीक है, वो न्यूमोनिया इन्फेक्शन से क्या हो गया, मर गया, ओके। जबकि उन्होंने जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस डिड नॉट डाई, ठीक है, माइस लिव्ड। जब पहले उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया, माइस में आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस क्या कर गया, जिंदा रह गया, ठीक है। तो अब उन्होंने सोचा कि एक और चीज़ करके देखते हैं कि बैक्टीरिया को अगर अपन हीट करें तो बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, माइस में इंजेक्ट करके देखते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हीटेड बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को हीट करने से क्या हुआ, किल्ड दी बैक्टीरिया। अब जो आर स्ट्रेन था, ठीक है, जो आर स्ट्रेन था उसमें तो अपन को कोई ज़्यादा देखने की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आर स्ट्रेन तो तब जिंदा था, तब कुछ नहीं कर पाया, तो मर के तो क्या ही करता। तो आर स्ट्रेन तो अब अपना टॉपिक है ही नहीं। अब अपन को कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, एस स्ट्रेन पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हुई, दो चीज़ें हुई। सबसे पहले जब अपन ने क्या किया, एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जब अपन ने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस लिव्ड, ओके। ये जब अपन ने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डिड नॉट डाई, माइस लिव्ड, ओके। जब अपन ने सिर्फ हीट किल्ड एस स्ट्रेन को क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मरा नहीं, माइस लिव्ड। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को नॉर्मल आर स्ट्रेन, ठीक है,
आप याद रखना कि अभी आर स्ट्रेन को हीट से किल नहीं किया है, ठीक है। आर स्ट्रेन क्या है, जिंदा है, एस स्ट्रेन मरा हुआ है, ठीक है। तो क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का मिक्सचर जब माइस में इंजेक्ट किया तो ही सॉ अ थिंग कि माइस डाइड, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, जब उन्होंने एस स्ट्रेन, दो चीज़ें इसमें नोट करने लाए, जब उन्होंने लिविंग आर स्ट्रेन को डाला, ठीक है, या एस स्ट्रेन से चालू करते हैं कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डाला था, ठीक है, तो माइस मर गया था, और तब माइस नहीं मरा था, ठीक है। और जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी जब जिंदा डाला था तब भी माइस नहीं मरा था। तो ऐसा क्या हुआ कि अब माइस मर गया, ठीक है। दोनों ही कंडीशन जब अपन ने इंडिविजुअली माइस पे देखी थी तो माइस सर्वाइव्ड, ठीक है, ही डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, बट जब अपन ने इन दोनों का मिक्सचर डाला तो माइस डाइड हाउ, ठीक है। फिर एक चीज़ समझ आई कि जब उन्होंने जो डेड माइस था, ठीक है, उसमें से क्या किया कि उनमें से उसको कुछ लिविंग एस बैक्टीरिया मिले, ठीक है। दिस वॉज अ शॉकिंग थिंग कि उनको उसमें से क्या मिले, लिविंग एस बैक्टीरिया मिले, जो कि अपन ने तो किल करके डाले थे, ठीक है। तो वो ऐसे मिले कि मतलब फिर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि भाई ऐसी कोई तो चीज़ थी जो क्या थी, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में क्या हुई, ट्रांसफर हुई, जिसने क्या किया कि आर बैक्टीरिया को म्यूकस कोट बनाने पे मजबूर कर दिया खुद के ऊपर, और म्यूकस कोट बनाते ही वो वायरलेंस कोट उन पे आ गया, तो वो कैसे बन गए, एस स्ट्रेन जैसे बैक्टीरिया बन गए। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गई है, जिसकी वजह से माइस डाइड, ठीक है। तो ये तो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कि इन्होंने देखा कि भाई कुछ तो ऐसा है जो क्या कर रहा है, इन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये उनको नहीं पता चला कि ट्रांसफॉर्म कर कौन सा रहा है, मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट और आए, ठीक है। ये जो 3 साइंटिस्ट है, ऑसवर्ल्ड, कॉलिन एंड मैकलिन, ठीक है। ऑसवर्ल्ड, कॉलिन एंड मैकलिन इन 1933 टू 1934 इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि कौन सी वो चीज़ है जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द आर बैक्टीरिया टू फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द आर बैक्टीरिया टू द एस बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ इन्होंने क्या किए, 3 एंजाइम्स को यूज किए, ओके। दैट वाज द आरएनएज, डीएनएज एंड प्रोटीएज, ठीक है। आरएनएज एंजाइम कौन सा है, जो आरएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, डीएनएज एंजाइम कौन है, जो डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, और प्रोटीएज एंजाइम कौन सा है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आरएनए को डाला, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ इन्होंने क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म में जब आरएनए को डाला तो क्या हुआ, आरएनए को डाला तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रोसेस है वो इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब माइस अभी भी क्या कर रहा था, मर रहा था। मतलब आरएनए तो वो मटेरियल नहीं हो सकता जो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि आरएनए को तो खा जा रहा है, और अगर आरएनए को खा जा रहा है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता था अगर आरएनए वो मटेरियल होता तो, ठीक है। मतलब ये चीज़ तो कैंसिल के भाई आरएनए क्या था, वो मटेरियल नहीं था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि प्रोटीएज एंजाइम को डाला, ठीक है। इन बैक्टीरिया के साथ इन्होंने क्या
करा, प्रोटीएज एंजाइम को डाला, फिर भी क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रोसेस था वो क्या हो रहा था, अभी भी हो रहा था, ठीक है, अभी भी क्या हो रहा था, ये ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा था कि आर जो बैक्टीरिया वो क्या कर रहा था, एस में बदल रहा था, ठीक है। मतलब इससे पता चल गया कि अगर प्रोटीन भी वो अगर जेनेटिक मटेरियल होता जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था तो प्रोटीएज उसको डाइजेस्ट कर देता, ठीक है, और अगर प्रोटीएज उसको डाइजेस्ट कर देता तो वो ट्रांसफॉर्मिंग कैसे होता, तो मतलब प्रोटीन भी वो जेनेटिक मटेरियल नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट इस स्ट्रेन्स के साथ क्या किया, डीएनए को डाला, और डीएनए क्या करता है, डीएनए को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो जैसे ही उन्होंने क्या करा, डीएनए को डाला, वैसे ही वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। आरएनए बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था कि जैसे ही डीएनए ने डीएनए को डाइजेस्ट किया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ। मतलब कि डीएनए क्या था, हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद ये तो था एक प्रूफ, ठीक है। इसके बाद क्या था कि एक और एक्सपेरिमेंट किया था ऑल्फ्रेड हर्शे ने और मार्था चेज ने इन 1952, ठीक है। ऑल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने एक और एक्सपेरिमेंट किया टू सी के डीएनए मटेरियल कौन सा है, ठीक है। उनको क्या डाउट था कि भाई डीएनए मटेरियल क्या है, या तो प्रोटीन है, ओके, और या तो क्या है, डीएनए है। उनको जो डाउट था वो उन्होंने क्लियर करना था कि प्रोटीन डीएनए मटेरियल है कि आरएनए है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज पे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया, बैक्टीरियोफेज पे, ओके। इसके लिए अपन एक डायग्राम भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज पे। अब बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वो वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वो वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब इन्होंने इसके लिए क्या किया कि ये जो बैक्टीरियोफेज थे, ओके, इनको क्या कराया, दो कल्चर पे ग्रो कराया, ठीक है। आधी जो बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी थी उसको एक कल्चर पे ग्रो कराया, और आधी जो बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी थी उसको क्या कराया, दूसरे कल्चर पे ग्रो कराया, ठीक है। एक कल्चर पे क्या था, मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और एक कल्चर पे क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरियोफेजेस थे, ठीक है, एक पे क्या था, एक कल्चर में क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, और एक कल्चर में क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर था, ठीक है। अब जहाँ पे जिस कल्चर में क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, उन बैक्टीरियोफेजेस में क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेजेस क्या किए, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किए, तो उन बैक्टीरियोफेजेस में क्या आया, रेडियो एक्टिव डीएनए था। मतलब क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक फॉस्फोरस ग्रुप होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस, तो ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो क्या होता है, उस डीएनए को उसने क्या बना दिया, रेडियो एक्टिव डीएनए बना दिया, ठीक है। तो जो कल्चर में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, वो कल्चर के बैक्टीरियोफेजेस में
वो कल्चर के बैक्टीरियोफेजेस में, बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। जहाँ पे जिस कल्चर में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वहाँ का डीएनए क्या बन गया, रेडियो एक्टिव बन गया, ठीक है, क्योंकि डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस, तो उसने टेकअप किया, वो जो डीएनए था वो क्या बन गया, रेडियो एक्टिव। और जिस कल्चर पे क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर था, उसका जो बैक्टीरियोफेज है, उस पर जो बैक्टीरियोफेजेस ग्रो किए वो क्या बन गए, उनका जो प्रोटीन है वो क्या बन गया, रेडियो एक्टिव बन गया, उनका जो प्रोटीन है वो क्या बन गया, रेडियो एक्टिव बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होता है इट कंटेन्स सल्फर, ठीक है, इसलिए उसका जो उस बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन है वो क्या बन जाता है, रेडियो एक्टिव बन जाता है बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव सल्फर। तो इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन बैक्टीरियोफेजेस को क्या कराया, ई कोलाई से अटैच कराया, ठीक है। इन्होंने क्या कराया कि इस बैक्टीरियोफेजेस को दोनों के दोनों को, ठीक है, आधे जो ई कोलाई थे, ई कोलाई जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, आधों को किससे इन्फेक्ट कराया, इस रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेजेस से, और आधों को किससे इन्फेक्ट कराया, इस रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेजेस से, ठीक है। इधर क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए वाला कॉलम है, ओके, और इधर कौन सा है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला कॉलम है, ठीक है। अब ये जो रेडियो एक्टिव क्या थे, ये ई कोलाई, ये तुम्हारे बैक्टीरियोफेजेस है, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेजेस है, और ये वाला क्या है तुम्हारा, ई कोलाई बैक्टीरिया, ओके। तो इन्होंने ये क्या किया, पहले अपन प्रोटीन की बात करते हैं, ओके। या अपन नॉर्मली बात कर लेते हैं कि जब ये बैक्टीरियोफेजेस क्या किए, ई कोलाई पे अटैच किए, इन्होंने क्या किया कि ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस क्या करते हैं कि अपना जो डीएनए मटेरियल है या जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि इन बैक्टीरियोफेजेस के, जो ये बैक्टीरियोफेजेस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो वायरुलेंट जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको खुद का समझ के क्या करता है, रेप्लिकेट करता रहता है और कॉपी बनाता रहता है। इसलिए क्या होता है, ये बैक्टीरिया फटाफट से इन्फेक्ट होते रहते हैं, ओके। तो इसलिए क्या है, इस केस में भी यही हुआ कि ये बैक्टीरियोफेजेस ने क्या किया, अपना जो डीएनए वो इसके अंदर छोड़ दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि इसका जो यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, सॉरी यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या हो रहा है, इस बैक्टीरिया में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, यू कैन सी दिस, ओके। अब जैसे ही क्या हुआ कि इन्फेक्शन हुआ इस बैक्टीरिया में, क्या हुआ, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, जैसे ही बैक्टीरियोफेजेस ने अपना जो मटेरियल है वो इन बैक्टीरिया में क्या किया, ट्रांसफ़र किया, जो जेनेटिक मटेरियल था, ओके। वैसे ही इन लोगों ने क्या किया कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, ठीक है, इसको क्या कर दिया, उस बैक्टीरिया के ऊपर से हटा दिया, ठीक है। इसको क्या किया, उस बैक्टीरिया के ऊपर से इन्होंने हटा दिया, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ब्लेंडिंग, ठीक है। इनको क्या किया कि इन बैक्टीरियोफेजेस को इसके ऊपर से ब्लेंडिंग के प्रोसेस से क्या कर दिया, हटा दिया, ओके। अब उसके बाद क्या किया कि जब इन्होंने ये बैक्टीरियोफेज का जो कोट था, जो वायरुलेंट कोट था, उनको तो हटा दिया ऊपर से इस बैक्टीरिया के सरफेस से, अब इसके अंदर क्या बचा है, इसका जेनेटिक मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, इसका क्या कराया, इस बैक्टीरिया का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो भारी भारी सामान होता है, ठीक है, वो तो क्या होता है कि जो कंटेनर होता है उसके नीचे नीचे ठहर जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे, और ऊपर जो हल्का वाला सामान होता है वो क्या रहता है, ऊपर तैरता रहता है या सरफेस पे रहता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर हल्का वाला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट,
सुपरनेटेंट, और नीचे वाला क्या होता है हमारा प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस प्रेसिपिटेट या नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, हमारे सेल का सब्सटेंस आ जाएगा, ओके, बैक्टीरियल सेल्स का। और जो ऊपर वाला है इसमें क्या आ जाएगा, ये जो बैक्टीरियोफेजेस थे वो। ठीक है, अब इसका जब अपन ने क्या कराया, ये ये हमने क्या कराया, इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, ठीक है, तो अपन ने जब देखना चाहा कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे है सेल्स में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से हमको क्या पता चलेगा कि अगर जो प्रोटीन बैक्टीरियोफेजेस जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे थे, ठीक है, जो प्रोटीन बैक्टीरियोफेजेस जिसमें क्या है कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, ठीक है, अगर वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव निकले तो क्या मतलब हो जाएगा कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मतलब वो क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस से क्या हुआ, इस सेल में ट्रांसफर हुआ, मतलब वही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर वो कॉलोनीज जिनमें क्या थे कि डीएनए जो था, रेडियो एक्टिव जो डीएनए था, ठीक है, वो वाले बैक्टीरियोफेजेस वाली जो कॉलोनीज है बैक्टीरिया की, उनमें अगर रेडियो एक्टिविटी दिखी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा डीएनए है वो क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो तब जब इन्होंने सेंट्रीफिकेशन करके जो कॉलोनीज है उनको एग्जामिन किया, ठीक है, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियोफेजेस जिसमें कि प्रोटीन क्या था, रेडियो एक्टिव था, उसमें क्या है कि जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट मतलब जहाँ पे हमारे क्या थे, ये वायरुलेंस कोट थे। ठीक है, जो ऊपर हल्का वाला मटेरियल था उसमें उनको क्या दिखी, रेडियो एक्टिविटी दिखी। सुपरनेटेंट एरिया में इनको क्या दिखी, रेडियो एक्टिविटी दिखी। जबकि जो हमारे सेल्स थे वो किस में थे, प्रेसिपिटेटेड एरिया में थे, नीचे वाले एरिया में थे। उनको वहाँ पे क्या दिखा, बैक्टीरिया में क्या दिखा, रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं दिखा। मतलब कि प्रोटीन तो क्या था, जेनेटिक मटेरियल नहीं था, क्योंकि वो तो कहाँ रहा, अपने कोट में ही रहा। ठीक है, अपने उन बैक्टीरियोफेज में ही रहा। ये क्या आया, सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ, रेडियो एक्टिविटी इसलिए हमको सेल में भी नहीं दिखी। ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाली कॉलोनीज थी जिसमें कि क्या था, जिस बैक्टीरिया में डीएनए जो रेडियो एक्टिव था, उस बैक्टीरिया को अपन ने क्या किया, जब एग्जामिन किया तो अपन को दिखा कि उन बैक्टीरियल सेल्स में हमको क्या दिखा, रेडियो एक्टिविटी दिखी। उन ई कोलाई में हमको क्या दिखी, रेडियो एक्टिविटी दिखी। इसका मतलब क्या था कि बैक्टीरियोफेज से जो डीएनए मटेरियल था वही क्या हुआ, ई कोलाई में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। और अगर ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज से ये मटेरियल ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल भी कौन सा है, डीएनए ही है। जब उन्होंने सुपरनेटेंट एरिया में देखा, इन वायरुलेंस वाली जगह पे, इस बैक्टीरियोफेज वाली जगह पे, तो उनको तो नहीं दिखा कोई भी जो बैक्टीरियोफेजेस थे। ठीक है, उसमें उनको क्या दिखा, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। क्यों, कैसे दिखती, क्योंकि जो हमारा डीएनए था जो रेडियो एक्टिव था वो तो इन्होंने क्या कर दिया, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दिया। और इसलिए हमको जो सुपरनेटेंट एरिया है या जो सुपरनेटेंट था सॉल्यूशन में, ठीक है, उसमें अपन को क्या दिखा, इन बैक्टीरियोफेजेस में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख के हमको कहाँ दिखी ये एक्टिविटी, बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है, इसका मतलब इससे क्या प्रूव हो गया कि ये जो हमारा डीएनए मटेरियल था यही क्या था, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो हेंस क्या प्रूव हो गया कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए ही है। ओके, बाकी का जो नेक्स्ट यहाँ पे तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि जेनेटिक मटेरियल ये है। आगे हम क्या करेंगे, बाकी के प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।